हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन कितने तरीके का होता है और परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम क्या होता है, टीपी, एपी, एमपी, इन सब के बारे में हम जो है डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपको तभी समझ में आने वाली है अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देखी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है तो आज का मुद्दा शुरू करते हैं। आज के मुद्दे का नाम है पैमाने के प्रतिफल का नियम। गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये बच्चों का जो है सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर से जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, वीएसटी अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस में है। तो मुद्दा है पैमाने के प्रतिफल का नियम, जो कि अप्लाई होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, जो कि मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन में कौन सा होता है। अल्पकालीन में तो होता है परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है, केवल हम एक ही साधन को बदल सकते हैं, सभी संसाधन को नहीं बदल सकते, स्थिर वालों को नहीं बदल सकते, केवल परिवर्ती वालों को ही बदल सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में हमारे पास टाइम होता है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रन होता है, तो दीर्घकाल के अंदर हम सारे के सारे साधन जो हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर हम सारे के सारे साधन बदल सकते हैं, चाहे वो श्रम हो चाहे वो पूंजी हो, जिसकी वजह से क्या होता है, उत्पादन का पैमाना ही बदल जाता है। इसके कारण क्या है, इसका नाम पैमाने के प्रतिफल का नियम। पहले मेरे पास 2 मशीनें थी, अब मेरे पास 20 मशीनें हैं। पहले मेरे पास 10 लेबर थी, अब मेरे पास 100 लेबर है। तो गाइज, इससे क्या हुआ, इससे आपका पैमाना, पूरा प्रोडक्शन ऑफ स्केल जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, इसलिए इसका नाम पैमाने के प्रतिफल है। तो पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये कह रहा है जी, दीर्घकाल में जब उत्पादन के सभी साधन समान अनुपात में बढ़ाकर कुल उत्पादन बढ़ाया जाता है। मतलब उसने क्या बोला, सभी साधन। सभी साधन का मतलब यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या होता है, दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्ती ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता है। दीर्घकाल में सारे के सारे साधन परिवर्ती होते हैं, क्योंकि हम दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाकर अपने कुल उत्पादन को बढ़ाते हैं तो उसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, और उसमें लागू होने वाले नियम को पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। अब इस लॉ की जो है इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल की हैं ऐसी इसकी भी हैं। सबसे पहली असम्पशन इसकी ये है कि भाई सब साधन जो है वो परिवर्तनशील है, स्थिर और परिवर्ती, यहाँ पर ऐसा कोई भी चक्कर जो है वो नहीं है। तकनीक जो है वो परिवर्तन जो है वो नहीं होगी, टेक्नोलॉजी जैसी थी वैसी ही रहेगी, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। साथ के साथ जो है पूर्ण प्रतियोगिता चल रही है मार्केट के अंदर, और एक श्रमिक जो है वो दिए हुए औजार और उपकरणों से काम जो है वो करता है। यहाँ पर जो है ये 4 असम्पशन ली गई हैं। पूर्ण प्रतियोगिता अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो मेरे भाई पूर्ण प्रतियोगिता भी आगे चैप्टर आएगा पूरा का पूरा, वहां पे हम डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले जो हैं वो बहुत ही सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 4 असम्पशन के बेस पर जो है पैमाने के प्रतिफल का जो है नियम बनाया गया है। अब जैसे परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल के अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर इसके अंदर भी क्या है, प्रतिफल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं जो हैं यहाँ पर होती हैं। जैसे कि सबसे पहली अवस्था का जो नाम है, इसका नाम है जी वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल जो है इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, देखिए। ये कह रहा है जब उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात से वृद्धि की जाती है, उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल ऊपर से गया होगा आपके। ये कह रहा है कि जिस रेशो में आपने अपना इनपुट बढ़ाया है उससे ज्यादा चेंज जो है आपके आउटपुट में अगर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल। मान लीजिए मैंने अपना जो इनपुट है वो बढ़ाया 100 से, और कह रहा है जी आउटपुट में उससे ज्यादा चेंज आ गया, लाइक 150। ठीक है, तो ये वाला जो केस है, इस केस को हम क्या बोलेंगे, जितना आपने अपने इनपुट में चेंज करा है उससे ज्यादा चेंज जब आपके आउटपुट में आ जाता है
तो उसको वर्धमान प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था जो है कहा जाता है। दूसरे की अगर बात करें स्थिर प्रतिफल या समान प्रतिफल भी इसको कह सकते हो आप। कह रहा है जी जब उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात से वृद्धि की जाती है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल कहते हैं। लाइक अगर मैंने अपना इनपुट 100 से चेंज करा है तो आउटपुट में भी कुल उत्पादन में भी मेरा 100 का ही चेंज आएगा इक्वल का, इसलिए इसका क्या नाम है, समान प्रतिफल इसको कहते हैं या स्थिर प्रतिफल भी आप इसको कह सकते हो। अब बात करें अगर हम तीसरे प्रतिफल की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्रासमान प्रतिफल इसको कहते हैं या घटते प्रतिफल इसका दूसरा नाम है। ये कह रहा है कि जब उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे पैमाने के ह्रासमान या घटते प्रतिफल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मैंने अपना इनपुट बढ़ाया 100 से और आउटपुट में उससे कम चेंज आया जितने मैंने अपना इनपुट बढ़ाया था। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए 80, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था भी कह सकते हो या आप इसको घटते प्रतिफल की अवस्था भी कह सकते हो। तीनों अवस्थाओं के जो हैं दो दो नाम होते हैं। वर्धमान वाले को बढ़ते भी कहते हैं, स्थिर वाले को समान भी कहते हैं और ह्रासमान वाले को घटते प्रतिफल की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है जी, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, आंख नाक कान सारी की सारी चीजें खोलकर अपना ध्यान यही रखना है कि भैया पैमाने का प्रतिफल का क्या मतलब होता है। पैमाने का प्रतिफल सबसे पहली बात तो लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है, दीर्घ काल में अप्लाई होगा। दीर्घ काल के अंदर हम सारे के सारे साधन जो हैं बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो परिवर्तनशील हो। दीर्घ काल में स्थिर और परिवर्तन का कोई भी रोल जो है नहीं होता है, सारे के सारे जो है परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, हम जब अपने संसाधन बढ़ाते हैं तो जिस रेशो में हमने अपना इनपुट बढ़ाया है, जिस रेशो में हमने अपना इनपुट बढ़ाया है, अगर उससे ज्यादा चेंज हमारे आउटपुट में आ रहा है तो भैया वो बढ़ते या वर्धमान है। जिस रेशो में अपना इनपुट बढ़ाया है बिल्कुल उतना ही चेंज हमारे आउटपुट में आ रहा है तो भैया वो स्थिर प्रतिफल या समान है। और जिस रेशो में हमने अपना इनपुट बढ़ाया है उससे कम चेंज अगर आउटपुट में आ रहा है तो उस अवस्था को ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देखी है तो भैया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से नहीं देखी है तो सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा। तो चतुराई इसी में है कि मेरे भाई सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए जहां पे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज मैंने आपको जो है बिल्कुल बेसिक से समझाई थी कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम इसका जो है एक टेबुलर फॉर्म से और ग्राफिकली जो है हम इसको समझेंगे कि आखिर कैसे इसकी जो है टेबुलर और ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है और क्या इसका रीजन है कि पैमाने के इनके वर्धमान प्रतिफल क्यों एप्लीकेबल हो रहा है और ह्रासमान प्रतिफल जो है क्यों एप्लीकेबल होता है। देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, अपना सारा का सारा दिमाग, ठीक है, आंख नाक कान खोलकर सब कुछ यहीं पे। सबसे पहले हम फर्स्ट इकाई की अगर बात करें, यहाँ पर मेरे पास एक श्रमिक और 2 एकड़ की मेरे पास जमीन है। ठीक है, श्रमिक जो है वो यहाँ पे परिवर्तन है और भूमि जो है वो आपकी फिक्स होती है। लेकिन दीर्घ काल में क्या होता है, दीर्घ काल में तो दोनों के दोनों ही परिवर्तनशील होती है, तो स्थिर और परिवर्तन का कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है, सब में दोनों ही बदल सकता हूँ, श्रमिक को भी बदल सकता हूँ और भूमि को भी बदल सकता हूँ। जब मेरे पास एक श्रमिक और 2 एकड़ जमीन थी तो मेरा कुल उत्पादन जो है 8 का हो रहा था। जब मैंने अपने श्रमिक डबल कर दिए और भूमि भी डबल कर दी तो मेरा कुल उत्पादन हो गया 17 का। जब ट्रिपल कर दिया तो हो गया 27, 4 गुना कर दिया तो 38, 5 गुना पे 49, 6 पे इतना, 7 पे इतना और 8 पे इतना मेरा कुल उत्पादन हो रहा है। अगर जैसे जैसे मैं अपने श्रमिक बढ़ा रहा हूं और जैसे जैसे मैं अपनी भूमि बढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों बढ़ा रहा हूं। परिवर्तन वाले में क्या हुआ था, मैंने भूमि फिक्स रखी थी 1 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है वहां पर भूमि फिक्स थी 1 एकड़ और केवल क्या चेंज हो रहा था, केवल लेबर के अंदर चेंज आ रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों चेंज हो रहे हैं, लेबर भी और आपकी लैंड भी। तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे एमपी कैसे निकलता है। प्रीवियस वीडियो भी मैंने बताया था आपको, पहले 8 लिख देंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 17 में से 8 को डिडक्ट कर देंगे, आएगा 9। 27 में से इसको डिडक्ट कर देंगे, आएगा 10।
38 में से इसको डिडक्ट कर देंगे, आएगा 11। इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, फिर से आएगा 11। इसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, आएगा 10। इसको इसमें से कर देंगे, आएगा 9। और इसको इसमें से कर देंगे, आएगा 8। ठीक है, ये टीपी निकालने में बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। फॉर्मूला होता है भाई टीपीएन माइनस 1। इसका मतलब है नीचे वाले में से ऊपर वाले को डिडक्ट करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि अब क्या हो रहा है। आप ये देखो, जब मेरे पास 1 श्रमिक और 2 एकड़ भूमि थी तो मेरा एमपी कितना था 8, टीपी कितना था 8। जब मैंने डबल कर दिया तो एमपी बढ़ रहा है, 8 से कितना हो गया 9। ठीक है, कुल उत्पादन में जितनी भी इंक्रीमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एमपी कहते हैं। पहले 8 से हुई, फिर 9 से हुई, जैसे ही तीसरा लगाया तो 10 से हुई। ठीक है, यहां तक मुझे जो है फायदा हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब क्या हो रहा है। भाई पहले 8 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई। जैसे ही मैंने चौथा लगाया तो कितनी हुई 11, बड़ी। ठीक है, बड़ी। उसके बाद क्या हुआ, 5वां लगाने से फिर 11। ठीक है, छठा लगाने से अब क्या हुआ, अब हो गया 10। फिर 7वां लगाने से फिर हो गया 9 और 8वां लगाने से फिर हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो क्या हो रहा है, एमपी बढ़ रहा है और टीपी भी क्या हो रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाइस बढ़ता प्रतिफल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बढ़ते प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल भी आप इसको कह सकते हो। और अगर आप इन दोनों कैटेगरी पे गौर करो, इकाई 4 और इकाई 5 पर, यहां पर क्या हो रहा है, आपका एमपी जो है वो कांस्टेंट है 11 और 11। 4 पे भी अगर आपका कितना था 11, 5 पे भी आपका था 11। इसको क्या बोलेंगे, इसको गाइस बोलेंगे स्थिर प्रतिफल, कि जितना आपने अपने इनपुट में चेंज करा था उतना ही क्या हुआ, आउटपुट में चेंज आ रहा है, कांस्टेंट। और यहां पर अगर आप गौर करोगे 10, 9, 8, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं घटता प्रतिफल। क्या बोलेंगे, घटता प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये तो हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म कि भाई जब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से, ठीक है, सॉरी लेबर नहीं, ये कह सकते हो जब आपने अपने सारे इनपुट में चेंज करा समान अनुपात में, इसमें भी और इसमें भी, मतलब श्रमिक में भी और इसमें भी, जब आपने अपने सभी संसाधनों में जितने भी आपके इनपुट थे, आपने जब उसमें समान अनुपात में जब आपने इंक्रीमेंट करी तो टीपी पहले बढ़ रहा है, फिर स्थिर दर से बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। आप इसको एमपी के उससे भी बोल सकते हो कि एमपी पहले बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में जो है ये घटने लगता है, गिरने लगता है। ठीक है, अगर आप इसके कर्व की बात करो गाइज, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। अभी हम क्या नाम था चैप्टर का, ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या था इसका नाम, परंपरागत सिद्धांत। अभी हम इसकी जो है ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टीपी और एमपी से बता रहा हूं कि परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन्हीं सारी चीजों को, या नेक्स्ट चैप्टर में इन्हीं सारी चीजों को, ये परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये सारी की सारी चीजें गाइस हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो है इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी जो अप्रोच है उसको कहते हैं आइसोकॉन्ट कर्व और आइसोकॉन्ट लाइन। गाइस हम परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम और पैमाने के प्रतिफल का नियम, इन दोनों को ही जो है आइसोकॉन्ट कर्व और आइसोकॉन्ट लाइन से भी जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है आइसोकॉन्ट कर्व, आइसोकॉन्ट लाइन। फिलहाल अभी हम यहाँ एमपी से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे उत्पादन का पैमाना लिया है और वाई एक्सिस पर जो है सीमांत प्रतिफल जो है लिया है। ठीक है, तो पहले एमपी बढ़ रहा था, तो बढ़ रहा था मतलब जिस रेशो में इनपुट बढ़ रहे हैं आउटपुट भी आपका बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व गाइस बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया सेकंड स्टेज पर, यहां से यहां तक। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आपका जो है ये डाउन हो गया। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आर, इसको नाम दे दीजिए सी, इसको नाम दे दीजिए डी और इसको नाम दे दीजिए एस। ठीक है, आर से लेके सी तक कौन सी स्टेज है आपकी,
आर से लेके सी तक आपकी जो स्टेज है ये है आपकी बढ़ते प्रतिफल की या वर्धमान प्रतिफल की, क्योंकि एमपी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कांस्टेंट हो गया कि भाई आप जितना भी बढ़ा लो मैं तो उतना ही आऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर ये 11 को शो कर रहा है, ये वाला जो सेकंड स्टेज थी इसकी। और उसके बाद ये डाउनवर्ड हो गया 10, 9, 8 के। आप जितने भी बढ़ाए जाओगे उसके बाद क्या हो रहा है, ये सब ये घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसका डायग्राम, ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म। अब हमें पढ़ना है इसका कॉजेज। ठीक है, इसके कॉजेज का क्या मतलब है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वर्धमान प्रतिफल का क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा हमने जब अपना इनपुट लगाया, जब हमने सभी साधनों को समान अनुपात में चेंज करा तो हमारा टीपी जो है बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ठीक है, या एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है गाइज, यहां पर देखो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। पहले किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। वर्धमान प्रतिफल का कारण बचते या किफायतें हैं, जबकि ह्रासमान प्रतिफल का कारण अवबचते हैं। यहां तक कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को बचते और ह्रासमान प्रतिफल को अवबचते भी कहते हैं। गाइस यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बचते या किफायतें, और दूसरा है अवबचते। अगर ये दो वर्ड हमने समझ लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों। शुरू में तो क्या होता है, शुरू में तो आपका एमपी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, एक आप जब अपने सभी संसाधनों को समान अनुपात में बढ़ा रहे हो तो शुरू में तो एमपी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब जैसे 5 के बाद एक पॉइंट ऐसा है जब आप सब संसाधनों को समान अनुपात से बढ़ा रहे हो तो आपका एमपी जो है घट रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसके कॉजेज हैं। तो ये कह रहा है गाइज, जब हम अपना उत्पादन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पैमाना ही चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो मेरे पास 2 मशीन थी, अब मेरे पास 200 मशीन है। मेरे पास पहले 10 लेबर थी, अब मेरे पास 1000 लेबर है। तो यहाँ पे गाइस आपका पैमाना ही जब चेंज हो जाता है तो बचते या किफायतें, इसको कहते हैं लाभ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाभ। कि जब आपने अपना उत्पादन का जब पैमाना ही बढ़ा दिया, जब बदल दिया, तो उससे आपको जो जो लाभ हो रहा है उसको कहते हैं बचते या किफायतें। और उन्हीं रीजन की वजह से वर्धमान प्रतिफल जो है वो लागू होता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब अपने साधनों को समान अनुपात पे बढ़ाओगे तो आपका उत्पादन एमपी जो है वो बढ़ने की जगह जो घटेगा, क्योंकि अब वस्तुओं को कहते हैं नुकसान। ठीक है, हानि होने लगेगी आपको। इन दोनों ही टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत ही डीपली से डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या हमें जो है फायदे होते हैं और क्या क्या हमें जो है नुकसान होते हैं जब हम अपना उत्पादन का पैमाना बिल्कुल बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, लाभ और हानियां। ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं इन दोनों टॉपिक पर जो है सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका पैमाने के प्रतिफल का। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे टेबल बनेगी इसकी, कैसे कर्व बनेगा, और क्या कॉजेज हैं उसके, कि क्यों वर्धमान प्रतिफल और क्यों ह्रासमान प्रतिफल एप्लीकेबल होता है, ये हमने जो है आज इस वीडियो के अंदर समझ लिया है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चे जो हैं ये समझते हैं कि पैमाने के प्रतिफल केवल आइसोकॉन्ट से ही जो है ड्रॉ होता है, आइसोकॉन्ट कर्व और आइसोकॉन्ट लाइन से। मेरे भाई दो तरीके से हो सकता है, ये अभी हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आइसोकॉन्ट और दोनों ही परिवर्तन वाले को भी हम परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल के नियम को भी हम आइसोकॉन्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अभी हम आइसोकॉन्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल टीपी और एमपी की मदद से इन दोनों ही लॉ को हमने क्या करा है, समझा है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पे बचते और अवबचते क्या होती हैं, लाभ और फायदे जब हम अपना उत्पादन का पैमाना एक लेवल से आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि भाई एक हम अपना जब अपने साधन समान अनुपात से बढ़ा रहे हैं तो भी आपका उत्पादन का पैमाना घट रहा है, एमपी घट रहा है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।